12 दिसंबर 1911 को जब ब्रिटिश इंडिया के एम्परर जॉर्ज पंचम ने बिहार को एक अलग स्टेट बनाने की घोषणा की थी, उस वक्त शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म बिहार में ही हुआ था। इसके अलावा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी उसी पाटलिपुत्र से थे, जिसको आज हम बिहार की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बनाने में बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इस सोने की चिड़िया का केंद्र बिंदु बिहार ही हुआ करता था। लेकिन आज इस स्टेट की इतनी खराब हालत हो गई है कि बिहार को भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। आखिर इसके क्या रीजन है? बिहार के लोग अपने स्टेट को छोड़कर दूसरी जगहों पर काम करने के लिए क्यों जाते हैं और बिहार कैसे अर्श से फर्श पर आ पहुंचा है, चलो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, उस टाइम पर उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में टैक्स के अलग अलग रूल सेट किए थे। तो ऐसे में बिहार और उसके आसपास के इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया गया और इस एक्ट के तहत बिहार की जनता को जमींदारी प्रथा को मानने की बात कही गई थी। अब क्योंकि ब्रिटिश राज में बिहार में रहने वाले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर के बलबूते पर अपना गुजारा चलाते थे और ये बात तो आपको भी पता होगी कि कई बार फसलों की पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में किसान को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता है और फसल अच्छी ना होने पर भी किसान को घाटा होता है और इसकी वजह से किसान सालों साल कर्जे में डूबा रहता है। पर फसल अच्छी हो या ना हो, इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। वो हर साल बिहार के लोगों से टैक्स की मोटी रकम वसूलते थे और यही वजह रही कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही बिहार की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि बिहार की जनता अंग्रेजों द्वारा वसूले जा रहे कर्ज के बोझ से उबर पाती, तभी यानी कि आज़ादी के कुछ सालों बाद ही फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दी गई, जिसके तहत भारत के किसी भी स्टेट के मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करके दूसरे स्टेट में लाया जा सकता था। अब क्योंकि इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज्ड कर दिया था, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट गवर्नमेंट देती थी। इससे हुआ यह कि बिहार में 1 टन कोयले का जो कॉस्ट था, सेम वही कॉस्ट भारत के अदर स्टेट में भी था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा तो गवर्नमेंट उठा रही थी। और ये जो पॉलिसी थी ये 1952 से लेकर 1993 तक इफेक्टिव थी। अब इस टाइम पर जो बिहार की जमीन थी वो काफी ज्यादा मिनरल रिच थी, पर बुरी बात बिहार के लिए ये थी कि जब दूसरे राज्य बिहार की जमीन से निकलने वाले मिनरल्स को अपने राज्यों में ले जाकर तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे, उस टाइम पर बिहार की गवर्नमेंट को एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जिन मिनरल्स की खुदाई करके वो दूसरे राज्यों में भेज रही है उसका इस्तेमाल उन्हें अपने राज्य में करना चाहिए। और अगर बिहार की गवर्नमेंट उस टाइम पर सही कदम उठा लेती तो आज बिहार में कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती और इन फैक्ट्रियों में बिहार के कई लोगों को रोजगार भी मिलता। रोजगार मिलने से बिहार की जनता तरक्की करने के साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने की कोशिश करती, बिहार में अच्छी शिक्षा दी जाती और इस तरह बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर होता। इसके अलावा बिहार को बर्बाद करने में जो बची खुची कसर थी वो बिहार की पॉलिटिक्स ने पूरी कर दी, क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स आज भी कास्ट सिस्टम पर डिपेंड है। अब बिहार की पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा कमजोर और अनस्टेबल है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि पिछले 70 सालों में यहाँ पर 23 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। और अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये भाई साहब तो इस्तीफा देते हैं फिर सीएम बन जाते हैं, इस्तीफा देते हैं फिर सीएम बन जाते हैं, और अभी इन्होंने 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इससे आपको बिहार की पॉलिटिक्स की हालत तो पता चल ही गई होगी। और यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो भी अपने राज्य में इंडस्ट्री लगाने, फैक्ट्री लगाने, रोजगार पैदा करने के बजाय अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जमकर पैसा छापती हैं। अब ये बात तो आपको भी पता होगी कि जब इंडस्ट्री नहीं होगी, फैक्ट्री नहीं होगी तो फिर रोजगार नहीं होगा, और जब रोजगार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो फिर करप्शन भी होगा। और इसीलिए बिहार करप्शन के मामले में दूसरे नंबर पर है। लेकिन बिहार की हालत तब और ज़्यादा खराब हो गई जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बन गया। ऐसे में बिहार की ज़मीन पर मिनरल्स के जो भी सोर्स थे वो बंटवारे के बाद झारखंड के हिस्से में चले गए। अब 2000 के बाद बिहार में पैसा भी नहीं बचा। यहाँ पर उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम भी चल रही थी। इसके अलावा यहाँ का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी अच्छा नहीं था, और इसी वजह से उस टाइम पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में पैसा लगाने के लिए राजी नहीं हुए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार में कभी इंडस्ट्री ये प्लांट्स लगाए ही नहीं गए। आज से कुछ साल पहले ही बिहार में शुगर मिल के प्लांट्स हुआ करते थे जो ठीक ठाक चल रहे थे, पर सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने, इकोसिस्टम के कमजोर होने और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट ना होने के चलते जिन कंपनियों ने इन प्लांट्स को लगाया था वो भी घाटे में जाने लगी और मजबूरी में इन प्लांट्स को बंद करना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के एग्रीकल्चर में जितना पैसा लगाया जाता है इस पैसे की तुलना में बिहार के एग्रीकल्चर का ग्राफ भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के हिसाब से बिहार की जियोग्राफिकल कंडीशन
कंडीशन देखी जाए तो यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ जाता है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हर साल भारी बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ के चलते पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जैसे इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं। इसके अलावा जहां भारत के बाकी राज्यों में टीचर बनने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना पड़ता है, वहीं बिहार गवर्नमेंट इस एग्जाम के बिना ही टीचर का सिलेक्शन करती है। अब जब टीचर ही टीचर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है तो फिर वो बच्चों को क्या ज्ञान देगा? और जब बिहार के बच्चे ही अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी तरक्की करेगी, इस बात को कैसे माना जा सकता है? और बिहार में अच्छी शिक्षा न मिल पाने का ही नतीजा है कि आज बिहार की पर कैपिटा इनकम दूसरे राज्यों से कई गुना कम है। बिहार में शिक्षा के गिरे हुए स्तर के चलते लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है और इसी का नतीजा है कि आज बिहार भले ही देश का सबसे गरीब राज्य माना जाता है, पर आंकड़ों की माने तो बिहार में मौजूद आज हर परिवार में कम से कम 6 सदस्य हैं। मतलब ये है कि बिहार के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहाँ शिक्षा और रोजगार घटता जा रहा है। और इसी वजह से बिहार में जो गिने चुने थोड़े बहुत जागरूक लोग हैं, उनको ये समझने में देर नहीं लगती कि किसी दूसरे राज्य में जाकर काम ढूंढ लेना ही अच्छा है। और इसीलिए आज बिहार की ज्यादातर जनसंख्या दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रही है। और रोजगार न होने का ही नतीजा है कि बिहार के लोग हर हाल में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, क्योंकि अगर ठीक ठाक लाइफ स्टाइल चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब ही एक तरीका है। और इसीलिए वहाँ के युवाओं के मन में 10th पास करते ही ये बात छप जाती है कि अब उसको सरकारी नौकरी की भी तैयारी करनी है। अब क्योंकि सरकारी नौकरी पाने का जो कंपटीशन है वो बाकी राज्यों के अकॉर्डिंग बिहार में बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और जब नेशनल लेवल की परीक्षाएं होती हैं जैसे IAS, IPS, तो वहां पर बिहार के युवा बाजी मार लेते हैं। और यही रीजन है कि बिहार से सबसे ज्यादा IAS और IPS निकलते हैं। तो जब बिहार के युवाओं में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, वहाँ के युवा इतने ज्यादा होनहार हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं और वहाँ की पॉपुलेशन भी काफी है, तो मैन पावर की भी कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार को गरीब राज्य बनाने में वहाँ की सरकार और वहाँ का सिस्टम का ही दोष है। बाकी इस बारे में आपका क्या विचार है, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।